नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में। आपके साथ में हूं पराक्रम सिंह शेखावत। इस एक्सप्रेस 100 में हम आपके लिए लेकर आए राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया और खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबरें, लेकिन फटाफट अंदाज में। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों को लेकर रविवार को भाजपा मुख्यालय पर केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत केंद्रीय चुनाव समिति के अनेक वरिष्ठ नेता ने शिरकत की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंचने पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के महबूबनगर जिले में सड़क, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स में 13,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ये नागपुर विजयवाड़ा आर्थिक गलियारे का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने NH 365 BB के 59 किलोमीटर लंबे सूर्यापेट से खम्मम खंड की 4 लेन भी राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने 37 किलोमीटर जैकलर कृष्णा नई रेलवे लाइन का भी लोकार्पण किया। 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित नया रेल लाइन खंड पहली बार नारायणपेट के पिछड़े जिले के क्षेत्रों को रेलवे मानचित्र पर ले आएगा। प्रधानमंत्री ने हसन चरलापल्ली LPG पाइपलाइन परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने कृष्णापट्टनम से हैदराबाद मलकापुर तक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL की बहुउत्पादक पेट्रोलियम पाइपलाइन की आधारशिला भी रखी। 425 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन 1940 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के 5 नए भवन यानी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, गणित एवं सांख्यिकी विद्यालय, प्रबंधन अध्ययन स्कूल, व्याख्यान कक्ष परिसर 3 और सरोजिनी नायडू स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन एनेक्सी का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर देशवासियों को बड़ी सौगात देते हुए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृष्णा स्टेशन से हैदराबाद काचीगुडा रायचूर हैदराबाद काचीगुडा पहली ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा कर बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के महबूबनगर में विभिन्न परियोजनाओं की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के महबूबनगर में एक रैली को संबोधित किया। रैली स्थल पर पहुंचते ही समय प्रधानमंत्री मोदी का वहां मौजूद लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने रैली में उमड़े जनसैलाब को देखकर कहा कि राज्य के लोगों ने बदलाव का इरादा पक्का कर लिया है। प्रधानमंत्री ने राज्य की TRS सरकार पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में सिंचाई परियोजनाओं के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सभा में पिछले महीने लॉन्च की गई PM विश्वकर्मा योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे दशकों से उपेक्षित कारीगरों, जिसमें SC, ST और OBC वर्ग के लोग हैं, उन्हें फायदा होगा, साथ ही उन्हें बाजार भी मिलेगा। गांधी जयंती से पहले देश भर में व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी इस अभियान में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि आज जब देश स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है तो वो भी इसमें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बॉडी बिल्डर अंकित बेयनपुरिया के साथ सफाई अभियान में हिस्सा लिया और कहा कि केवल स्वच्छता के अलावा हमने इसमें फिटनेस और खुशहाली को भी शामिल किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफाई अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान वो दिल्ली स्थित रक्षा लेखा विभाग दिवस समारोह में भी शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया और संदेश दिया कि स्वच्छता से बढ़कर कोई सेवा नहीं। शहरी आवासन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी बड़े उत्साह के साथ स्वच्छता पखवाड़ा में हिस्सा लिया और साफ सफाई अभियान में शामिल हुए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल के हमीरपुर में सफाई अभियान में हिस्सा लिया और कहा कि स्वच्छता ही सेवा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा में स्वच्छता ही सेवा अभियान में भाग लिया।
वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता पखवाड़ा में भाग लेते हुए दिल्ली स्थित जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के पटेल चर्च में स्वच्छता ही सेवा श्रमदान पहल का नेतृत्व किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के साथ साथ नागरिक भी महात्मा गांधी को स्वच्छांजलि देने के लिए स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने स्वच्छता अभियान में शिरकत की और सड़कों की साफ सफाई की। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता ही सेवा अभियान में भाग लिया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भोपाल में स्वच्छता अभियान पखवाड़े का शुभारंभ कर कार्यक्रम में शामिल हुए। दीनदयाल नगर चौराहे पर उन्होंने सफाई अभियान का संदेश देते हुए स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने भी स्वच्छता अभियान में भाग लिया और सड़कों की सफाई की। उन्होंने कहा कि यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सफाई अभियान में शामिल होकर स्वच्छता अभियान को बढ़ावा दिया। योगी ने सीतापुर में चक्रतीर्थ नेमिषारण्य में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में भाग लिया। अहमदाबाद में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया। वहीं लखनऊ में उत्तर प्रदेश भाजपा प्रमुख भूपेंद्र सिंह चौधरी ने स्वच्छता अभियान के तहत सफाई अभियान में हिस्सा लिया। वहीं केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी असम के डिब्रूगढ़ में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी लोगों ने कदम उठाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में भाग लिया। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री धामी ने शहीद पार्क में स्वच्छता पखवाड़े के तहत कचरा मुक्त अभियान की शुरुआत की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं दूरदर्शन भवन में भी स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। इसके बाद दूरदर्शन डीडी न्यूज के अधिकारियों और कर्मचारियों ने दूरदर्शन भवन परिसर और इसके आसपास के इलाकों में सफाई अभियान के तहत श्रमदान किया। इसके अलावा इस मौके पर वृक्षारोपण भी किया गया। सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने भी आज दिल्ली में श्रमदान कार्यक्रम में भाग लिया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि देश में आयकर विभाग की तरफ से 175 स्थानों पर श्रमदान कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नई दिल्ली स्थित राजीव गांधी भवन परिसर में स्वच्छता अभियान के तहत मंत्रालय के कर्मियों ने श्रमदान किया। इस मौके पर मंत्रालय के सचिव, एआई के सदस्य समेत कई लोगों ने सफाई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारतीय वायुसेना के जवान दिल्ली स्थित वायु मुख्यालय में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। इस मौके पर एयर मार्शल राजेश कुमार आनंद ने बताया कि वायुसेना मुख्यालय में काम करने वाले करीब 2000 सैनिक स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर रानी कमलापति हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए 14 मिनट का स्वच्छता अभियान चलाया गया। बिहार के भागलपुर में विधायकों के साथ आम लोगों ने भी स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार मासुदा, अमी प्रीतिलता वाडेदार। हमारी लड़ाई में आंसू नहीं खून बहते। हमने भी आंसुओं की जगह खून बहाना शुरू कर दिया है। मैं अपनों का घर तोड़कर देश आजाद नहीं कराना चाहता हूँ। लेकिन देश भी तो हमारा घर है मासूदा। स्वराज को पाने के लिए हम जो कुछ करें वो बिल्कुल सही है। पर आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं तुम जैसी साहसी देशभक्त महिला को तैयार कर रहा हूँ। स्वराज में देखिए वीरांगना प्रीतिलता वाडेदार की महान गाथा। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण
रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में हो रही इस बैठक में छत्तीसगढ़ के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंथन हो रहा है। बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हिस्सा ले रहे हैं। और आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली स्थित भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है। इस बैठक में दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंथन हो रहा है। बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यह महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त भाजपा के केंद्रीय मुख्यालय में जारी है, जिसमें कि विचार मंथन किया जा रहा है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के। खासतौर से छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे जो बड़े राज्य हैं, इन राज्यों में टिकटों का बंटवारा कैसे हो, प्रत्याशियों का चयन कैसे हो, इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार मंथन चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। यह महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त भी जारी है दिल्ली के राष्ट्रीय भाजपा मुख्यालय में, जिसमें रोडमैप तैयार किया जा रहा है विधानसभा चुनावों को लेकर के। आपको बता दें कि 3 बड़े राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा रणनीति तय कर रही है कि किस आधार पर चुनाव में उतरे। विचार मंथन किया जा रहा है राष्ट्रीय चुनाव समिति के साथ भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यह महत्वपूर्ण बैठक अब भी जारी। तो ये महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली स्थित में हो रही है। और अब एक बार फिर से रुक करते हैं एक्सप्रेस 100 खबरों का। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज नई दिल्ली स्थित संविधान सदन के बाहर परिसर में लोगों ने बढ़ चढ़कर सफाई अभियान में हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रक्षा लेखा विभाग के 276वें स्थापना दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि विकसित राष्ट्र के लिए अधिक सशक्त सैन्य बल की जरूरत होगी। इसके लिए वित्तीय संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना जरूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एक एकीकृत रक्षा वित्त डैशबोर्ड सारांश और विश्वास सहित कई पहल शुरू की। रक्षा मंत्री ने आंतरिक सतर्कता तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में शौर्य जागरण यात्रा कार्यक्रम में शिरकत की। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग के हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम से पहली तवांग मैराथन को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भारतीय सेना और अरुणाचल सरकार ने साथ आकर बहुत अच्छा काम किया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि हजारों की तादाद में लोग कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए हैं। चुनाव आयोग की टीम ने राजस्थान दौरे के बाद आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि राजस्थान में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए इस बार कई तरह के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने जयपुर में प्रदर्शित की गई स्वीप गतिविधियों की सराहना की। स्वीप प्रदर्शनी में बाड़मेर की 200 फीट लंबी जागरूकता मतदाता फंड ने सबका ध्यान खींचा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के माचिल सेक्टर में सेना और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में घुसपैठ की एक कोशिश नाकाम कर दी गई। झारखंड के गिरिडीह में सीआरपीएफ ने नदी में बाढ़ के पानी में फंसी 2 छात्राओं को कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार बचा लिया।
सितंबर माह में वस्तु और सेवा कर संग्रह 1.62 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रहा। वित्त मंत्रालय ने आज सितंबर माह के जीएसटी संग्रह आंकड़े जारी करते हुए कहा कि सितंबर महीने में सकल जीएसटी राजस्व 1,62,712 करोड़ रुपए रहा। वित्त वर्ष 2023-24 में यह चौथी बार है जब जीएसटी संग्रह का आंकड़ा 1.60 लाख करोड़ से ज्यादा का हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक इस सप्ताह के अंत में पेश होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 6.5% पर यथावत रख सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कोकोआ संगठन के कार्यकारी निदेशक मिशेल एरियन ने कहा कि कोकोआ को लेकर भारत को नीतिगत चर्चाओं में भाग लेने के लिए आईसीसीओ का सदस्य होना चाहिए। भारतीय दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड आईबीबीआई के चेयरपर्सन रवि मित्तल ने कहा कि दिवाला कानून के तहत दबाव वाली संपत्तियों के समाधान का आंकड़ा इस साल 300 तक पहुंचने की उम्मीद है। यूरोपीय संघ को निर्यात किए जाने वाले इस्पात, सीमेंट और हाइड्रोकार्बन जैसे 60 क्षेत्रों के लिए भारतीय कंपनियों को अपने कार्बन उत्सर्जन के बारे में बताना होगा। परिधान, समुद्री उत्पाद, प्लास्टिक और रत्न तथा आभूषण जैसे श्रम गहन क्षेत्रों में परेशान करने वाले रुझान दिख रहे हैं। ओडिशा सरकार ने 3,663 करोड़ रुपयों की 19 निवेश परियोजनाओं को मंजूरी दी। टाटा हाउसिंग अगले 2-3 साल में 1 करोड़ वर्ग फुट क्षेत्रफल की कई आवासीय परियोजनाएं शुरू करेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की सितंबर में कुल वाहन बिक्री सालाना आधार पर 17% बढ़कर 75,604 इकाई रही। हुंडई मोटर इंडिया ने आज कहा कि सितंबर में उसकी कुल थोक बिक्री सालाना आधार पर 13% बढ़कर 71,648 इकाई होगी। भारत और बांग्लादेश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुक्त व्यापार समझौते एफटीए के लिए बातचीत शुरू करने की तैयारियों पर चर्चा की। भारत ने नेपाल के 2 पनबिजली परियोजनाओं से पैदा बिजली को तत्कालिक बिजली बाजार आरटीएम पर बेचने की अनुमति दे दी। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी को स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में जिस गुरुद्वारे में प्रवेश करने से खालिस्तान समर्थक चरमपंथियों द्वारा रोक दिया गया था, उस गुरुद्वारे ने इस उपद्रवी व्यवहार की निंदा की। पाकिस्तान के शांत बलूचिस्तान और प्रांत और खैबर पख्तूनख्वा में हुए 2 अलग अलग आत्मघाती विस्फोटों में मृतकों की संख्या बढ़कर 65 हो गई। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने पंजाब प्रांत में एक पुलिस चौकी पर आतंकवादी हमले को नाकाम करने का दावा किया, जिसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के 2 अति वांछित आतंकवादी मारे गए। तुर्की की राजधानी अंकारा में आज गृह मंत्रालय के सामने बम विस्फोट हुआ, जिसमें 2 पुलिस अधिकारी घायल हो गए। घटना में 2 हमलावरों की भी मौत हो गई। दक्षिण पूर्वी स्पेन के मर्सिया में आसपास के नाइट क्लब में आग लगने से कम 13 लोगों की मौत हो गई। बचाव अभियान जारी। मोहम्मद मोइज्जू मालदीव के राष्ट्रपति चुने गए। वो विपक्षी प्रोग्रेसिव अलायंस के नेता हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने आज कहा कि सरकार मुद्रास्फीति को कम करने पर अच्छी प्रगति कर रही है। ब्रिटेन की मुद्रास्फीति दर वर्ष के अंत तक गिरकर लगभग 5% होने का अनुमान। जर्मन वित्त मंत्री क्रिश्चियन लेंडनर और चीन के उप प्रधानमंत्री हे लाइफेंग ने मुलाकात कर कई मुद्दों पर चर्चा की। जर्मन विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने सर्बिया के कोसोवा के साथ लगती सीमा पर सैनिकों को कम करने का आग्रह किया। कैलिफोर्निया का फेस्ट्रो जाति आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा अमेरिकी शहर बन गया। स्पेन में असामान्य रूप से गर्म तापमान का अनुभव किया जा रहा है। मौसम एजेंसी के अनुसार स्पेन की राजधानी मैड्रिड में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचा। एशियाई खेलों में भारत के अविनाश साबले ने 3000 मीटर स्टीपलेज में स्वर्ण पदक जीता। अविनाश ने नया एशियन गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया। भारत के तजिंदर पाल तूर ने पुरुषों के शॉटपुट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में भारत ने पुरुषों के ट्रैप टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता।
वहीं भारत की महिला टीम ट्रैप ने इवेंट में रजत पदक जीतने में सफलता पाई। भारत की कैनन चेन्नई ने ट्रैप इवेंट के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। वह इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे। भारत की हरमिलन बैंस ने महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक अपने नाम किया। महिला गोल्फ में अदिति अशोक ने व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने में सफलता पाई। वो एशियाई खेलों में गोल्फ में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई। पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में भारत ने 2 पदक जीते। भारत के अजय कुमार सरोज ने 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता। वहीं भारत की नंदिनी ने महिलाओं की हेप्टाथलन में कांस्य पदक जीता। भारत की सीमा पुनिया ने महिलाओं के डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत के मुरली श्रीशंकर ने पुरुषों के लॉन्ग जंप में रजत पदक जीता। महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में भारत की ज्योति ग्याराजी ने रजत पदक जीता। वहीं बैडमिंटन में पुरुषों की टीम इवेंट में भारत ने रजत पदक जीता। आज खेले गए गोल्ड मैच में भारत को चीन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज निखात जरीन ने कांस्य पदक अपने नाम किया। आज खेले गए 50 किलो भार वर्ग के सेमीफाइनल में निखात को हार का सामना करना पड़ा। मशहूर फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल निर्देशित आगामी फिल्म मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन 27 अक्टूबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह फिल्म बांग्लादेश के दिग्गज दिवंगत नेता शेख मुजीबुर रहमान की जीवन पर आधारित है। अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म जवान का धमाल जारी है। फिल्म ने देश भर में अब तक 550 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। फिल्म फुकरे 3 की बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत हुई। फिल्म ने 3 दिनों में कमाया 28 करोड़ रुपए। हिंदी सिनेमा के मशहूर गायक और संगीतकार एस.डी. बर्मन का आज जन्मदिन। एस.डी. बर्मन ने हिंदी सिनेमा को दर्जनों सदाबहार गीत दिए जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं। एस.डी. बर्मन ने बतौर संगीतकार 100 से भी ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया। मशहूर लोक गायक शारदा सिन्हा का आज 71वीं जन्मदिन है। शारदा ने भोजपुरी, मैथिली और मगही सहित कई लोक भाषाओं में सैकड़ों गीत गाए। साल 2018 में संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। और अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा आयोजित वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में वैश्विक सद्भाव के लिए 1 मिलियन से अधिक लोग इकट्ठा होकर फेस्टिवल की थीम सॉन्ग कमिंग होम को गाया। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।